नमस्कार भारत। आज हम लोग देखेंगे इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट इन CISI। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था इसके ऊपर CI के ऊपर में, बट उसका साउंड थोड़ा इको प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने उसको फिर से इंक्लूड कर लिया। अगर आपने वीडियो देख के समझ लिया था तो फिर आप ये CI का पोर्शन स्किप कर देना, अदरवाइज आप SI देख सकते हो। और जिनको समझ नहीं आया था वो पूरा देख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो एक कंसेप्ट है जिसके बारे में मैंने वहां पे भी बताया था कि देयर इज अ फाइनेंशियल कंसेप्ट जो बताता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, और मैं सिर्फ एक लाइन में आपको पूरा CI और पूरा SI समझा दूंगा। इंस्टॉलमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट, बस समझने की देरी है। 99% स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, इवन टीचर्स भी नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है इसमें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिनेंस का ये क्या कहता है, ये कहता है कि 1 रुपए कल का, यस्टरडे का, 1 रुपए टुडे का और 1 रुपए टुमारो का, मतलब कि कल का, आज का और कल का बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल का साइन है, बराबर नहीं होगा। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर मैं बोलूं कि अगर 1 रुपए 1970 की, ठीक है, और 1 रुपए 2023 का और 1 रुपए 2073 का, ये कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है अपना। इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए बस आपको यही जानना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है और कैसे इसको हम लोग ओवरकम करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली समझना और थियोरेटिकली समझना दोनों अलग चीज है। मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी, लेकिन मुझसे पहले थोड़ा थियोरेटिकली समझो क्या होता है। थियोरेटिकली कहता है इंस्टॉलमेंट कि अगर आपने नो इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट पेड, अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो आपको 5 इंस्टॉलमेंट देने हैं, अगर आपने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, इसका मतलब है कि वो पैसा आपके प्रिंसिपल से कट जाएगा और बाकी बचे हुए पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपने 100 रुपए आपको पे करने हैं, ठीक है, एज एन इंटरेस्ट, और आपने मान लो 50 रुपए पे कर दिए, तो जो बाकी बचा हुआ 50 रुपया है उसी पे आपको अब इंटरेस्ट पे करना है। जो 50 रुपए आपने पे कर दिया उस पर आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं पेपर पे। और वही है वन लाइन की बात। ये देखिए, वन लाइन कंसेप्ट। अब इसको आप थोड़ा समझिए आराम से, वन लाइन कंसेप्ट होता क्या है। ये CI का केस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ आपको गिवन होगा, ठीक है। आपने कोई एक लोन लिया, समझिएगा, आपने कोई एक लोन लिया और आपने फिर उसको रीपे कर दिया। आपने लोन कितने का लिया, X रुपए का, आपने रीपे कितना किया, Y रुपए किया। ऑब्वियस ये बात है, अगर आप अपने घर परिवार में लोन लोगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बैंक से इंटरेस्ट लोगे या किसी ऐसे इंसान से इंटरेस्ट लोगे, लोन लोगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे पैसे देगा। तो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से X इज ग्रेटर देन Y, ये आप समझ सकते हो। सॉरी, बेग योर पार्डन, X इज लेस देन Y। ठीक है, X इज लेस देन Y, मतलब आपने X रुपए लिया, कुछ रुपए इंटरेस्ट उस पर ऐड हुए, आपने Y रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है, 2 साल बाद। T0, T0 यानी कि अभी का टाइम, T1 यानी कि 1 साल बाद का टाइम, T2 यानी कि 2 साल बाद का टाइम। ठीक है, क्लियर है आपको हर चीज। अब आप एक चीज और समझो, ये क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, यहाँ पे आपको एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा कि जो ब्रेकिंग ऑफ द ईयर है ना, इसमें भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने T इज इक्वल्स टू 1 भी यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज SI में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं आगे समझाऊंगा वो कैसे होगा। अब आप समझिए कि आपने X रुपए लिया, ठीक है, और आपने Y रुपए पे करना है, तो क्या आप X इज इक्वल्स टू Y बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि X इज लेस देन Y होगा। ये तो आपको पता चल गया, क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए इस पे कुछ इंटरेस्ट लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है इसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आप समझो, ये जो X रुपए है, ये आज आज की बात है, यानी कि T इज इक्वल टू 0 की बात है। 2 साल बाद एक होगा आपका ये 1, 1 साल बाद T इज इक्वल टू 1, और फिर से 1 साल, उसके 1 साल बाद यानी दूसरे साल, क्या X की वैल्यू सेम रहेगी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हमने क्या सीखा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि कभी भी आपका पैसा इक्वल नहीं होगा अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो। टाइम को हमेशा कंपैरिजन में लाना पड़ेगा जब भी आप पैसे की बात करोगे, इंस्टॉलमेंट के केस में। आए समझ में? तो फिर मान लीजिए कि 1 साल बाद, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, एक्स की वैल्यू X1 हो गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू X1 हो गई, और उसके एक और साल बाद यानी दूसरे साल एक्स की वैल्यू X2 हो गई, है ना।
कुछ इन्फ्लेशन होगा, कुछ कारण हो सकता है। अब जो ये x है, एक साल बाद x1 हुआ और फिर x 2 साल बाद x2 हो गया, x1 के थ्रू। डायरेक्ट x से x2 नहीं जाएंगे क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। x से पहले x1 हुआ पहले साल, और पहले साल से दूसरे साल वो x2 में गया। इसका मतलब ये है कि ये जो x2 की वैल्यू है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये y के बराबर है, जो कि आपने रीपे किया है। y इज इक्वल्स टू x2, ये अब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये मनी आपने रीपे किया। और यही कंसेप्ट है इंस्टॉलमेंट का, कि आपको पैसे देने हैं 2 साल 3 साल बाद, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, लेकिन वो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती जाएगी। आया समझ में आपको चीजें कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे इंक्रीज हो रही है? सिर्फ एक लाइन में आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 ले लिया, मान लेते हैं, बेग योर पार्डन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, ऑब्वियसली 100 नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, अब ये जो x वैल्यू आपने t इज इक्वल टू 0 पे लोन लिया, ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। ठीक है, आपने इंस्टॉलमेंट में चुकाया, 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाया, 1 इंस्टॉलमेंट चुकाया, 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया, 5 इंस्टॉलमेंट चुकाया। इसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कि कैसे मैं x से y पे जा सकता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, और ये CI है, ये CI है, ये भी जानना जरूरी है कि ये CI है। अब देखिए, जब मैं x से पहले साल पे आऊंगा इस जगह पे t इज इक्वल टू 1 पे, तो CI क्या कहता है? CI कहता है कि x जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, इसका 110% हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जानी है ये? 1.1x, है कि नहीं? तो मेरा t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ जाएगा 1.1x। इसी x की वैल्यू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मान लो इन्फ्लेशन हो रहा है, 1.1x हो जाएगा। फिर से ये जब मैं 1 से t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 पे आऊंगा, ठीक है, तो फिर ये मनी पे मेरा अब फिर से 10% लगेगा, है कि नहीं? तो जब आप इसको निकालते हो तो ये आता है फिर से 1.1, यानी कि 1.1 स्क्वायर x। इसको मैं 1.21 भी लिख सकता था, बट मैं 1.1 लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं समझाने के लिए कि 1.1 ही है। ठीक है, ये CI का कंसेप्ट है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पीछे CI को समझा है, तभी आप इंस्टॉलमेंट तक पहुंचे हो। और इंस्टॉलमेंट समझने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है कि अगर एक साल पे जाएंगे तो 1.1x होगा, और एक साल से दूसरे साल पे जाएंगे तो उसी का स्क्वायर हो जाएगा, 1.1 स्क्वायर इंटू x। अब ये वैल्यू जो t इज इक्वल टू 0 पे था, अब मैं इसको t इज इक्वल टू 2 पे लेके आ गया हूं। इसका मतलब मैंने पैसे पे, लोन पे टाइम की वैल्यू को ऐड कर दिया है, जो कि रेट मेरे पास गिवन है 10% पे। अब मैं बोल सकता हूं जो ये वैल्यू है ना अपनी आई है, x की वैल्यू 2 साल बाद, ये y के बराबर है, और यही हमारा रीपेमेंट है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आएगा कि यार अगर मैं t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 पे जा सकता हूं, तो क्या मैं t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 0 पे नहीं आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकता हूं, 110% आ सकता हूं। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बस इतना करना है कि मुझे y की वैल्यू को पीछे लेके आना है। अगर मेरा t इज इक्वल टू 2 है और मेरे को t इज इक्वल टू 1 पे आना है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो y को लेके आना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ऑब्वियस ही बात है मैं पीछे आ रहा हूं, मतलब मैं वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन कर रहा हूं, यानी कि डिक्रीज कर रहा हूं वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 1.1, है कि नहीं? ये आपका y डिवाइडेड बाई 1.1 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने सीखा, आप जानते हो कि वो डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू कम जाएगी, है कि नहीं? अगर हम लोग 110% जा रहे हैं तो फिर हम लोग इसको कम कर लेंगे। उसी प्रकार जब मैं इसको एक साल और पीछे लेके आता हूं यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर। और अब मैं बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये x है, और y की वैल्यू 2 साल पहले कितनी थी? y डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या ये वैल्यू
और ये वैल्यू सेम नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। या आप समय में आगे जाओ, या आप समय में पीछे आओ, या फिर आप वर्तमान काल में रहो, चीजें आपको हमेशा सेम मिलेंगी। यही काम आप ये भी कर सकते हो कि आपने x को 1 साल आगे लेके आए आप, और फिर y को आप 1 साल पीछे लेके आ जाओ। 1 साल अगर मैं आगे लेके आऊंगा तो ये कितना आएगा 1.1x, और मैं y को 1 साल पीछे लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 1.1, है कि नहीं? और ये दोनों वैल्यू क्योंकि दोनों t इज इक्वल्स टू 1 पे है, मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको इक्वेट किया, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, y by 1.1 is equals to 1.1 into x and y is equals to 1.1 square into x। क्या ये वैल्यू फिर से वही नहीं आई जो मेरा t is equals to 2 पे आया था? वही मेरा t is equals to 1 पे आया है, वही मेरा t is equals to 0 पे आया है। कोई परेशानी है यहां तक आपको समझने में चीजों को? ये है टाइम वैल्यू। अभी मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, डोंट वरी। ये है टाइम वैल्यू। पहले आपको मैं टाइम वैल्यू सिखा रहा हूँ कि कैसे टाइम वैल्यू करना हमें है। ठीक है, अब आपने टाइम वैल्यू को सीख लिया कि कैसे टाइम में हम लोग आगे जाएंगे। ये ऐसे आगे भी जा सकता है, टी इज इक्वल टू 3 भी होगा, टी इज इक्वल टू 4 भी होगा, जितना होगा उतना हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। You will have to keep in your mind that this is a compound interest case. We are working on compound interest. We are not working with simple interest. So you will have to keep in your mind that it will be broken down into several parts. That will be each year, because the rate of interest is per annum. Okay, let's move forward. आगे आइए। अब एक गोल्डन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। सवाल क्या कहता है, सवाल समझिए। सवाल कहता है कि आपने कोई 100 रुपए का लोन लिया, 10% के इंटरेस्ट पे लिया, टी इज इक्वल टू 2 ईयर है, 2 साल है। इंस्टॉलमेंट आपको कितना में पे करना है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना। ठीक है, तो सबसे पहला आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जो 100 रुपए आपने लिया, और अगर आप सोच रहे हो अच्छा गोल्डन कंसेप्ट तो है, लेकिन मैं यहाँ पे सीआई लिखना भूल गया। सीआई है, ऐसा ही नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि यार एक काम करते हैं, 10% का अगर मैं सीआई के हिसाब से 2 बार निकालू तो वो कितना होता है? 21 हो जाता है। तो 2 साल में 121 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो एक साल 60.5 दे देंगे, दूसरे साल 60.5 दे देंगे, बराबर हो जाएगा। नहीं, यहीं पे आप गलती करते हो। आपको समझना पड़ेगा जो मैंने सबसे पहले आपको बताया थियोरेटिकली क्या होता है कि अगर आपने एक बार में 60.5 दे दिया, इसका मतलब है कि अब 60.5 आपके 100 से कट गया, यानी कि अब आपको सिर्फ 39.5 पे इंटरेस्ट पे करना है 10% का। और यही चीज आपको मैं यहां भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, आपने 100 रुपए का लोन लिया, ठीक, और आपको पेमेंट आपने किया, मान लो यहाँ पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ऑब्वियसली बात है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट किया। एक चीज तो क्लियर है कि जो फाइनल पेमेंट है, मान लो वाई, फाइनल पेमेंट ड्यू जिसको बोलते हैं, ड्यू डेट जो भी है, अभी मैं समझाऊंगा ड्यू डेट क्या होता है, वो 100 से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है 10% का। क्लियर है? अब देखिए, अब मेरे को t इज इक्वल टू 0 से अगर t इज इक्वल टू 2 पे आना है, पहले मैं 100 के साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं यहां से यहां आऊंगा 10% इंटरेस्ट पे। आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 110। फिर मैं t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 पे आऊंगा दूसरे साल पे, फिर 10% लगेगा, कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, यानी कि अगर मैं 100 रुपए का वैल्यूएशन करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 2 साल बाद वो वैल्यूएशन आएगी 121। क्लियर है? लेकिन क्या मैं ये 121 को पी के बराबर लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है। ये मैंने एक पी मैंने पहले साल भरा और दूसरा पी मैंने दूसरे साल भरा, और इन दोनों का सम भी 121 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? जैसे ही मैंने इस पी को भर दिया, ठीक है, दिस पी रुपीज, द मोमेंट आई पेड द पी रुपीज, इट मीन्स दैट इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोन अमाउंट। जो मेरा ओरिजिनल लोन अमाउंट है 100, उससे ये पी माइनस हो जाएगा और बाकी बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा क्या है। प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली मुझे बस इतना करना है
थियोरेटिकली आपको समझ में आ गया कि आपने पी रुपए का पेमेंट किया, अब आपको 100 रुपए से पी रुपए आपके डिक्रीज हो गए, नाउ यू विल हैव टू पे ओनली फॉर द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 100 माइनस पी एंड दैट इंटरेस्ट विल बी 10% ऑन दैट। बट मैंने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया, ठीक है, दूसरा पेमेंट मेरा पी का है, पहला पेमेंट मेरा पी हुआ था, लेकिन इस पी को मैं टी इज इक्वल टू 2 पे लेके आऊंगा ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब सेम टाइम फ्रेम पे आप चीजों को इक्वेट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इस पर 10% लगाया, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.1 पी एक साल बाद, इसके एक साल बाद, लेकिन ओवरऑल टी इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ सी, नाउ दिस 1.1, now this 1.1 p plus p will be equals to 121। अब ये बराबर होगा क्योंकि एक टाइम फ्रेम पे, एक जो p था एक साल बाद मैंने पे किया था, मैंने उसको आगे बढ़ा लिया दूसरे साल पे t इज इक्वल टू 2 पे, और t इज इक्वल टू 2 पे ऑलरेडी एक p अमाउंट पे किया गया है और ये p पे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है क्योंकि ये t इज इक्वल टू 2 पे ही इसकी पेमेंट हुई। इसका मतलब ये हो गया कि नाउ 2.1 p विल बी इक्वल्स टू 121। तो p की वैल्यू यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 अपॉन 2.1। ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट होगा और आप इसको सॉल्व करके देखना, इट विल नॉट कम एज 60.5, 60.5 के बराबर ये नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है 60.5 के बराबर नहीं आना है। और यहीं पे आपको ईएमआई का झोल होता है, जहां पे भी आप जाओगे बाइक खरीदने या कुछ भी ईएमआई पे खरीदने जाओगे, यहीं पे आपको स्कैम किया जाता है। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, अगर आप बोलोगे उसके बारे में भी बताने के लिए मैं समझा दूंगा, कमेंट कर देना जरूर, ठीक है। तो नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर कि कैसे मेरे को ईच इंस्टॉलमेंट तक पहुंचना है बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थियोरेटिकली समझ गया, प्रैक्टिकली समझ गया कैसे हम लोग टाइम वैल्यू करते हैं, आगे जाना है पीछे आना है, क्लियर है। इसी चीज को मैं एक बार अगर आपको बताऊं, अगर मैं मान लो मैं 100 से 121 पे आया, मैं चाहता तो मैं 100 से 110 पे भी सॉल्व कर सकता था। उसके लिए मुझे क्या करना था, जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है राइट, बस इसको मेरे को एक साल पीछे लेके आना था, दैट इज पी डिवाइडेड बाय 1.1, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था। तो पूरा कंसेप्ट वही हो जाता, आंसर आपका पी का वैल्यू उतना ही आता, आप करके देखना उतना ही आएगा। क्लियर है, आगे चलें, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। अब इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं ये समझिए। लोन कितना है, 100, पिछला वाला एक क्वेश्चन है उसी को मैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं। रेट कितना है, 10%, यानी कि 1/10। कितने में पेमेंट करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है। ऐसे सवालों में क्या होता है, जनरली क्या करते हैं टीचर्स, बस आपको ये कंसेप्ट बता देंगे, ये है शॉर्ट ट्रिक, प्रिंसिपल ये है, इंस्टॉलमेंट ये है, और थियोरेटिकली बता देंगे कि हाँ थ्योरी ये कहता है कि आपने एक पेमेंट किया, उसके ऊपर से इंटरेस्ट खत्म हो गया, बाकी पे इंटरेस्ट लगेगा, बात खत्म। इस बीच का जो गैप है ना, लूप होल, वो है द वन लाइन कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया, और ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लेना, एटलीस्ट वहां तो नहीं मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट द पेड कोर्सेज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, बट डेफिनेटली विल नॉट फाइंड इट ऑन यूट्यूब एटलीस्ट फॉर फ्री, राइट। सो अगर आप यहाँ तक देखते हुए तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको चीजें, और आप किस टॉपिक पे चाहते हो चीजों को सही तरीके से एक्चुअल कंसेप्ट के थ्रू समझना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब देखिए, इसी को आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे बनाओगे। रेट कितना है, 10%, यानी कि 1/10। इसका मतलब हो गया आपने एक साइड प्रिंसिपल लिखा, एक साइड आपने इंस्टॉलमेंट लिखा, ठीक है। 10 रुपया अगर आपने प्रिंसिपल है आपका, तो आपको पेमेंट कितना करना है, इंस्टॉलमेंट के साथ 11, आपको 11 का इंस्टॉलमेंट पे करना है। ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में स्क्वायर होता है। तो अगर आप 100 करोगे, 10 का स्क्वायर किया मैंने 100, तो आपको कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, 121, 2 साल का। दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि 121 अगर है तो ये पहला भी 121 ही होना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 121 हो जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110
ये हो जाएगा 100। अब मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया ये देखो, मेरा टोटल प्रिंसिपल हो गया 210। ठीक है, क्लियर है, 210 मेरा टोटल प्रिंसिपल हो गया। बट मेरा गिवन कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब लोन, कितना लोन मैंने लिया है 100। इसका मतलब हो गया कि 210 210 मेरा 100 के बराबर है कि नहीं। सम ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल दैट इज लोन हियर। अगर आपसे पूछा जाता है आप बताओ कि ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, अगर आपसे ये चीज पूछा गया तो आप क्या निकालोगे, ईच इंस्टॉलमेंट आपका कितना है 121 है कि नहीं। आपका ईच इंस्टॉलमेंट 121 है, तो आपके पास एक वैल्यू है 210 इज इक्वल्स टू 100, तो आपने 121 की वैल्यू निकाली कि एक इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा। तो ये आपका आएगा 121 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 210। काटिए इसको, कितना है 121 गुना 10 डिवाइडेड बाई 21। अगर मैं इस 10 को अगर मैं इस 10 को नीचे डेनोमिनेटर में लेके आ जाऊं यहां पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 डिवाइडेड बाई 2.1। ये है आपका ईच इंस्टॉलमेंट। अब आइए आप पीछे, ईच इंस्टॉलमेंट आपका कितना आया था 121 डिवाइडेड बाई 2.1 आया था कि नहीं, आया था। और ये कितना आया आपका 121 डिवाइडेड बाई 2.1, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट दोनों केस में सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आपको कंसेप्ट समझना होगा तो आप पीछे वाले के थ्रू समझोगे, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। हर सवाल बन जाएगा आपका, एक भी सवाल नहीं बचेगा। जिस सवाल में कंफ्यूजन हो आप चले जाओ बेसिक मेथड पे, यानी कि द लाइन मेथड। और अगर आपको डायरेक्ट सवाल मिलते हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, यानी कि अब हमने सीआई को बिल्कुल क्लियर कर लिया ऑलमोस्ट। अब आपने अगर सीआई समझ लिया तो आपके लिए एसआई समझना खेल है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वन लाइन कंसेप्ट फॉर एसआई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए सब कुछ लिख के लाया हूं, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको बताना भी नहीं है। रेट कितना है 10%। ठीक है, रेट है आपका 10%। अब आप समझो टी इज इक्वल टू 0 है, टी इज इक्वल टू 1 है, टी इज इक्वल टू 2 है। आपने x रुपए का लोन लिया, ठीक है, y रुपए आपने ओवरड्यू पूरा क्लियर कर दिया। कितने में, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट दैट इज p एंड p। ऑब्वियस सी बात है x इज लेस देन y, अभी मैंने पीछे समझाया था आपको, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक एसआई का कंसेप्ट है, इसका मतलब हमें इसमें ब्रेकेज करके नहीं जाना। वी डोंट नीड टू गो बाय ब्रेक्स, वी कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से हम लोग डायरेक्टली t इज इक्वल टू 2 पे आ सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। अगर मैं बोलूं कि x रुपए मेरा t इज इक्वल टू 0 पे है, तो 2 साल बाद इसकी टाइम वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे यार अब ये सीआई नहीं है तो मेरे को ब्रेक करके जाने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं 1 साल जाऊं, फिर 2 साल जाऊं, फिर 3 साल जाऊं, फिर 4 साल जाऊं। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ डायरेक्टली, मुझे पता है कि 10% का रेट है, यानी कि 2 साल के लिए कितना रेट हो जाएगा 20%। 20% रेट हो गया, यानी कि एक्स से अगर मुझे 2 साल बाद आना है इसके रेट को जानने के लिए, इसके टाइम वैल्यू को जानने के लिए, तो वो हो जाएगा 1.2 इंटू एक्स। सही है ना, 120% ऑफ एक्स यानी कि 1.2x। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू, जो रीपे मैंने किया है y इज इक्वल्स टू 1.2x। ये मेरा रीपेड अमाउंट है, ठीक है, टाइम वैल्यू के थ्रू। लेकिन अब मेरा y क्या होगा, y मेरा होगा, क्योंकि मैंने दो वैल्यू को रीपे किया, एक मैंने p दिया पहले, फिर मैंने दोबारा p दिया। क्योंकि p मैंने सेकंड ईयर पे दिया तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगने की बात ही नहीं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑलरेडी उसकी 2 है, दूसरे साल पे ही बात हो रही है। लेकिन जो पैसा मैंने पी पे दिया, तो थियोरेटिकली क्या कहता है कि पहले साल आपने पी दे दिया, इसका मतलब है कि आपका पी गया, बाकी जो बचा हुआ है एक्स माइनस पी, उसके ऊपर आपका 10% का एसआई लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये कंसेप्ट कहता है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली होगा कि आपने अगर पी पैसा दे दिया तो आपको इसको 1 साल बाद की वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा, टाइम वैल्यू पे। तो वो टाइम वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है 110% ऑफ पी।
है कि नहीं, 10% का रेट है आपका, तो ये आपका आ जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ पी, यानी कि y की वैल्यू आपकी हो गई ये 1.1 पी, जो आपने पी को पहले उस पर लगाया टाइम वैल्यू, और जो एक पी आपने ऑलरेडी पे किया है दूसरे साल पे, ये रहा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2.1 टाइम्स ऑफ पी। क्लियर है, 2.1 टाइम्स ऑफ पी। अब मैं इसको यहां लिख सकता हूं क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2.1 पी इज इक्वल्स टू 1.2 पी 1.2x, और अगर मुझे ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट अगर मुझे निकालना है दैट इज पी, तो मैं क्या लिखूंगा 1.2x डिवाइडेड बाई 2.1, ये है मेरा ईच इंस्टॉलमेंट। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर देना, अगर आपको कमेंट में भी लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज आ जाना टेलीग्राम पे, ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पे आके आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ईमेल पे पूछ सकते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लियर, कैसे आपको टाइम वैल्यू में शिफ्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं अंतर, जो मैंने सीआई में समझाया एसआई में समझाया चीजें बिल्कुल सेम है, बस आपको डायरेक्ट चले जाना है, एक्स से आप डायरेक्ट वाई पे आओगे दूसरे साल पे विदाउट द ब्रेकिंग, बाकी कंसेप्ट सेम। ठीक है, आइए अब इसको एक सवाल के थ्रू में समझाता हूँ। इसमें मेरे को दो चीज समझाना है, एक बेसिक मेथड समझाना है और एक आपको ट्रिक समझाना है। सवाल क्या कहता है कि व्हाट अमाउंट इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹3220 ड्यू इन 4 years। ये सवाल को समझने में बहुत लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि 322 यानी कि 3220 उन्हें कर्ज मिला है। नहीं, जब आपका लिखा जाए ना सवाल में कि विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹3220, मतलब कि 3220 आपका पेमेंट टोटल हुआ है, सारे इंस्टॉलमेंट्स को मिला के आपका पेमेंट 3222 हुआ है। इसका मतलब जो लोन अमाउंट था, जो लोन अमाउंट आपने लिया था यहाँ कहीं पे t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो इससे कम था। ऑब्वियस ही बात है, वो हो सकता है 2500, हो सकता है 2600, हो सकता है 2700, लेकिन वो 3220 से तो डेफिनेटली कम था। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने 4 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया, इस डिस्चार्ज को आपने डेट को आपने डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया। तो अगर मैं बोलूं 4 साल में आपने, ऑब्वियस ही बात है, आपने t इज इक्वल टू 0 पे लिया कुछ लोन, x मान लो, कुछ भी लोन लिया, पहले साल आपने 100 दिया, दूसरे साल आपने फिर से 100 दिया, तीसरे साल आपने फिर से 100 दिया, और चौथे साल आपने 100 दे के काम क्लियर कर दिया, स्वाहा कर दिया। क्लियर है यहां तक, 4 इंस्टॉलमेंट में आपने क्लियर कर दिया। तो क्या आप चारों को ऐड करके 400 लिख के इज इक्वल टू 322 कर सकते हो 20? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, अभी मैंने पीछे आपको समझाया था, वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस 100 की वैल्यू 100t इज इक्वल टू 1 पे है। ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं, टी 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 टी, ये 100 की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पे है, मुझे इसको लेके आना पड़ेगा t इज इक्वल टू 4 पे, यानी कि t इज इक्वल टू 4 पे इस 100 की क्या टाइम वैल्यू है, और टाइम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो जब मैं इसको फोर्थ पे लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 10%, फिर 10%, फिर 10%, है कि नहीं, ये भी 10%, 10%, 10%, यानी कि 30%, इस 100 की वैल्यू 30% आएगी चौथे साल, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, सेम सिचुएशन, जो ये t इज इक्वल टू 2 पे मैंने 100 पे किया, इसके लिए भी मेरे को वापस आना पड़ेगा t इज इक्वल टू 4 पे, सीधी बात है, और इसमें कितना है मेरे पास परसेंटेज 10%, 10%, यानी कि 120, है कि नहीं, 120% ऑफ 100 कितना होगा 120। क्लियर है, यहां तक सभी को सभी चीजें क्लियर है? अगर कोई परेशानी है तो आप प्लीज कमेंट कर दिया करना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब देखिए, अब ये 100 है, ये t इज इक्वल टू 3 पे, मेरे को t इज इक्वल टू 4 पे जाना है, इस पे भी 10% का मुझे टाइम वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 110, है ना, और ये 100 आपका 4th ईयर में ही पे हुआ है, इसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि इसकी टाइम वैल्यू ही 100 है।
इस पे टाइम वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत ही नहीं। तो जब आप इसको सम करोगे, तो कितना आएगा देखो, 100 100 100 400 तो ऐसे ही हो गया, बाकी आपका 60 हो गया, 30 20 10 60, यानी कि 460 इज इक्वल्स टू 3220। क्लियर है? ये आपका इक्वेशन बनेगा प्रैक्टिकली। क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग? 460 इज इक्वल टू 3220। ठीक है, अब आप सॉल्व करना है आपको किसके लिए, आपको निकालना है व्हाट इज द अमाउंट इंस्टॉलमेंट आपको, यानी कि निकालना है 100 की वैल्यू क्या होगी, ईच इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, यानी कि 100 रुपीज मैंने माना था कि ईच इंस्टॉलमेंट है 100, तो इट विल बी 100 इंटू 3220 अपॉन 460। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 700 रुपये। 700 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा टाइम वैल्यू का लाइन बना के, एक लाइन बनाओगे उसी में आपको सब चीज निकल जाएगा। लेकिन इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक से भी करना है, एवरी टाइम आपको जरूरत नहीं है आपने ऐसे बनाया फिर यहाँ से वहां टाइम वैल्यू पे गए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में चीजें थोड़ी आसान होती है। स्टिल लोगों को सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है इंस्टॉलमेंट के केस में। क्यों लगता है मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, ओके प्लीज यू कैन स्किप दिस पोर्शन, लेट मी रब दिस ओनली। जब भी ऐसे सवाल आपको मिले, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, ठीक है, आपको बस एक काम करना है, आप बस देखो डिस्चार्ज, जब भी ऐसा सवाल है जहां पे कि दिया हुआ है डिस्चार्ज डेट, जब भी डेट का डिस्चार्जमेंट हो रहा है, 3220 का डिस्चार्ज हो रहा है, यानी टोटल अमाउंट इतना दिया गया है इंक्लूडिंग ऑल द इंस्टॉलमेंट्स 4 साल में। ठीक है, तो जितना साल आपका लिखा होगा उतना आप 100 कर देना। 4 लिखा हुआ है तो आपने 400 कर दिया। ठीक है, 4 लिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक है, 4 लिखा है तो आपने 400 कर दिया। अब आपको एक एक कम करना है, परसेंटेज कितना है, 10%। 10% है तो आपको बस एक कम, यहां से एक कम करना है, 4 से आपको 3 करना है, 3 इंटू 10 करना है, फिर आपको एक और कम करना है, 2 इंटू 10 करना है, फिर आपको एक और कम करना है, 1 इंटू 10 करना है। कितना हो गया आपका देखो, 400 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, यानी कि 460। जो अमाउंट मैं इतना पेचीदा तरीके से पहुंचा था वो मैं डायरेक्टली पहुंच गया, और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं 3220 से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसके जगह 10% ना हो के 12% होता तो मैं क्या करता, सेम चीज, चीजें सेम करनी थी, कुछ अलग नहीं करना था। 4 साल है तो मैंने यहाँ पे 4 का 400 कर लिया। 4 साल नहीं, थोड़ा अलग समझाता हूँ, मान लो ये 3 साल, ठीक है, मान लो ये 3 साल होता, 3 साल अगर होता, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अगर ये 3 साल होता तो मैंने 3 का पहले 300 कर लेना था, उसके बाद 3 से एक कम करता 2, तो परसेंटेज मान लो मेरा 12 है तो 2 इंटू 12 होता मेरा, फिर मान लो मेरा 1 हो जाएगा, एक और कम होगा, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये मेरा आ जाता 300 प्लस 24 प्लस 12, यानी कि 336, ऐसे आ जाना था। ये एग्जाम्पल है लास्ट वाला पोर्शन जो मैंने ब्लैक से लिखा है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको इस सवाल के साथ कनेक्ट करके मत देखना प्लीज। इसी तरीके से अगर 5 साल होता तो 5 का 500 हो जाता, फिर एक एक कम होते जाता, 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली सम प्लस में, प्लस 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म। वही अमाउंट आपका डिस्चार्ज अमाउंट के बराबर हो जाता है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम, मुसीबत क्या आती है, सबको लगता है कि यार सिर्फ ये चीज समझ गए अब मैं सब सवाल बना सकता हूँ, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल नाउ। नहीं, यहाँ पे एक ट्रिकी सवाल और आता है। बस 2 ही कंसेप्ट है, अगर आपने 2 कंसेप्ट को समझ लिया, एक कंसेप्ट आता है यहाँ वाला, एक कंसेप्ट अभी और आएगा मैं अभी बताऊंगा आपको। एक कंसेप्ट आता है लोन वाला, वो तो आप कर लोगे, उसमें कोई चीज समझाने की बात नहीं है। अगर आपका लोन गिवन है तो आपको टाइम वैल्यू करना, जो मैंने पीछे आपको सिखाया, सिंपल सा बात है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया है इस वाले में। अगर आपका एक्स गिवन है तो आप डायरेक्टली उसको टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 4 कहीं पे भी जा सकते हो परसेंटेज के थ्रू। एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको यहाँ सिखाया डिस्चार्ज वाला, डिस्चार्ज वाले में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, बेसिकली कैसे समझोगे आप, बेसिक तरीके से कंसेप्चुअली लाइन कंसेप्ट से, और आप ट्रिक के थ्रू कैसे बनाओगे।
क्लियर है? एक और सवाल आता है, ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझिए। ये बोल रहा है कि अ पर्सन डिपॉजिट्स इक्वल मनी एवरी ईयर, हर साल वो आदमी इक्वल मनी डिपॉजिट कर रहा है इन द बैंक फॉर 3 ईयर्स, 3 साल उसने जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, SI सिंपल इंटरेस्ट में। आफ्टर 3 ईयर्स, समझो आफ्टर 3 ईयर्स ही रिसीव्ड 23808 फ्रॉम हिज अकाउंट। ठीक है, उसको उसके अकाउंट से इतना पैसा मिला। फाइंड मनी डिपॉजिटेड एवरी ईयर। ये सवाल फिर से वही है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने अभी सिखाया है, अभी आपको उसी कंसेप्ट पे ये चीज बेस्ड है। फाइंड मोर मनी डिपॉजिटेड एवरी ईयर। क्लियर है? आफ्टर 3 ईयर्स he received 23808। अब देखो यहाँ पे 2 3 ईयर है, दो तरीके के यहाँ पे 3 ईयर्स है, और वो दोनों 3 ईयर आपको समझना है कैसे है। फर्स्ट 3 ईयर, सेकंड 3 ईयर्स। पहला 3 ईयर क्या कहता है? पहला 3 ईयर कहता है कि उसने t इज इक्वल टू 0 पे, समझो आप, उसने t इक्वल टू 0 पे 100 रुपीज डिपॉजिट किया। फिर उसने अगले साल एक और 100 रुपीज डिपॉजिट किया, इक्वल अमाउंट है। फिर उसने उसके अगले साल 100 रुपये डिपॉजिट किया। अब ये समझो, ये भी 3 साल है, ये भी 3 साल है ना। एक मैंने अगर आज दिया, फिर मैं अगला साल दिया, उसके अगले साल मैंने फिर से दिया, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स हो गए 3 साल तक। अगर मैंने 2023 में दिया, तो फिर मैं फिर से 2024 में 100 दूंगा, और फिर 2025 में भी 100 दूंगा, यानी कि 3 साल हुआ। लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स क्या कहता है? आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब हो गया कि आपने 100 दिया, ठीक है, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब कि आपने 100 दिया, ऑब्वियसली बात, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, 12% का इंटरेस्ट लगेगा, जो भी लगेगा अभी मैं समझाऊंगा। फिर हम लोग t इज इक्वल टू 1 पे आएंगे, इस वैल्यू पे। उसके फिर एक साल बाद t इज इक्वल टू 2 पे आएंगे, और उसके एक साल बाद t इज इक्वल टू 3 पे आएंगे, यानी कि आपको यहां पे आके मनी अकाउंट में मिलेगा। कितना? 23808 आपको यहां आके मिलेगा। क्लियर है? ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड करना इस चीज को। आई एम नॉट गोइंग लाइव, सो ये चीज इंटरेक्ट करके समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऐसे समझा पाऊंगा आपको। आपने 100 100 100 करके 3 साल जमा किया। अब मान लो आपने 2023 में 100 जमा किया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के 12% आपको पैसे कब मिलेंगे? 24 में। फिर आप जो 24 में दोगे, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा के आपको 25 में मिलेंगे, और फिर 25 में आपने जो दिया, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा के आपको 26 में पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब है T1 T2 T3। और पैसे आपने कहां जमा किए हैं? T0 T1 T2। क्लियर? अब तो सवाल कुछ नहीं है, अब सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द मनी ही डिपॉजिटेड एवरी ईयर। अब आपको पता है, यू नो दैट कि यू विल हैव टू, और यू विल रिसीव 23808 एट t इज इक्वल टू 3। अब आपको सभी वैल्यू को टाइम वैल्यू लगाना है, सभी वैल्यू पे। आप इस 100 पे टाइम वैल्यू लगाओ सबसे पहले। T3 पे आने के लिए कितना होगा? यहां से यहां तक 10%, 10 नहीं सॉरी 12 है, यहां से यहां तक 12%, फिर यहां से यहां तक 12%, फिर यहां से यहां तक 12%। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, मैं डायरेक्टली T0 से T3 पे पहुंचूंगा, और 12 12 12 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 36%, यानी कि ये हो जाएगा 136। 136 पहले का। इसी तरीके से जो t इज इक्वल टू 1 है, इससे मैं जब t इज इक्वल टू 3 पे आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 12 24, तो 124। और जो t इज इक्वल टू 2 पे मैंने 100 जमा किया था, ये मेरा t इज इक्वल टू 3 पे आएगा, तो कितना हो जाएगा? 112। अब देखो, t इज इक्वल टू 3 पे मैंने कोई पैसा जमा नहीं किया है, तो यहाँ पे मेरे को 100 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो मैंने पैसा जमा किया वो T0 T1 T2 पे। ठीक है, अब देखिए, ये जो सम है, दिस सम विच विल बी 172, 172,
ये 172 जो है वो किसके बराबर है, वो 23808 के बराबर है, यानी कि दिस 172 विल बी इक्वल्स टू 23808। और मुझे निकालना क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट 100 निकालना है, तो 100 विल बी इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6400, यानी कि 6400 रुपए। 6400 रुपए आपको ईच ईयर जमा करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 23,808 रुपए यू विल रिसीव आफ्टर 3 years। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब ऐसा सवाल जनरली आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करता है। दिस इज वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। आई होप कि मैंने सब चीजें क्लियर कर दी। अगर आप बोलोगे, अगर आपने बोला, अच्छे खासे लोगों ने अगर कमेंट किया, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस और लेके आऊं। बट क्योंकि ये बहुत शॉर्ट कंसेप्ट वाला वीडियो है, तो इसमें बस कंसेप्ट ही आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अगर आप बोलोगे तो देखेंगे, फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे, समझाएंगे आपको। बेसिकली मैंने आपको जितना चीज़ बता दिया, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रॉम माइली थॉटफुल, योर एम टी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके कंसेप्ट जरूर बताना कमेंट में।